हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अंततः नासा के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया कि बीते वर्षों में चांद का आकार लगभग 50 मीटर या मैं कहूं 150 फीट के आसपास सिकुड़ चुका है। चंद्रमा का आकार समय के साथ कम हो रहा है। इस बात को जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन आश्चर्य इस बात से भी होगा कि भाई चांद की सतह के नीचे जहां हम आज के समय दावा करते हैं कि भाई पानी उपस्थित होगा, कई बार यह कहा जाता है कि जब कोई मैसिव मीटियोर या उल्कापिंड चांद की सतह से टकराता है तो वहां से पानी के कण, जलवाष्प के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की बातें चंद्रमा के लिए जब करी जाती हैं तब एक तथ्य और निकलकर सामने आता है कि भाई आज से बहुत समय पहले, लाखों साल पहले चंद्रमा की इस सतह के नीचे एक मैसिव चंद्रमा का अपना मैग्मा का ओशन अर्थात लावा का महासागर उपस्थित था। ये जो जानकारी है, ये जो सिकुड़ना है, ये कहीं ना कहीं इस तथ्य से रिलेटेड है। आई थिंक आप इस बात से बेहतर तरीके से परिचित होंगे कि भाई जिस प्रकार से पृथ्वी की संरचना के बारे में आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या मैं कहूं इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 सतह जिस प्रकार से पृथ्वी की हैं डियर, कुछ उसी प्रकार से आपको जो है वो चंद्रमा में भी 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। चंद्रमा की ये सतह के बारे में हमारी अनुमानित जानकारी ये कहती है कि भाई चंद्रमा का जो कोर है अर्थात जो केंद्रीय भाग है, इसकी जो चौड़ाई है या मैं कहूं इसकी जो गहराई है या इसका आकार है, यह आकार वास्तविकता में अन्य पिंडों से काफी छोटा है। यानी कि चंद्रमा का जो कोर पार्ट है, यह पार्ट सामान्य से कुछ कम आकार का है। यहां पर आप देख पाएंगे कि पीछे चंद्रमा का जो कोर आप देख रहे हैं, इसके आसपास की अवस्था जो नियर बाय इसके उपस्थित है, यह मोल्टन स्टेट में है। और इवन एक लेयर और इमेजिन करी जाती है, अनुमानित करी जाती है कि यह परत पहले उपस्थित थी, पर आज के समय यह पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, यह परत सॉलिड हो चुकी है, कठोर हो चुकी है। परंतु यह परत उपस्थित थी, इसके बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं इस स्थान पर। अब यहां समझिएगा कि जब हम चंद्रमा को इंटरनली एग्जामिन करते हैं, आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें एक जानकारी स्पेसिफिकली मिलती है। वो जानकारी क्या है तो समझिएगा। चंद्रमा का निर्माण लगभग कहा जाता है कि यह 4.3 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यह 4.3 से 4.5 के आसपास माना जाता है। अब चंद्रमा अपने निर्माण के साथ ही अपने अंदर एक मैग्मा के महासागर को लिए हुए था। तो पहली संभावना तो यह है कि हो सकता है हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हों उनमें ना सही, पर आज भी चंद्रमा की सतह के नीचे यह मैग्मा का ओशन उपस्थित हो, यह एक अजम्पशन है, यह माना जा रहा है। या तो स्थिति यह होगी कि भाई इस महासागर के, इस मैग्मा के ओशन का श्रिंकिंग हो रहा होगा, इस प्रकार से दिखाई देता रहा होगा जब यह उपस्थित रहा होगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है यह प्रश्न आए कि यह मैग्मा का ओशन कैसे आया। तो भाई हर एक पिंड जैसा पृथ्वी है या जैसा कोई अन्य ग्रह है, यह अपने शुरुआती दौर में एक जलता हुआ आग का गोला होता है और ठंडे होने की अवस्था में धीरे धीरे करके इसकी विभिन्न परतें जो है वो ठंडी होती हैं। अब इसी क्रम में आप पाएंगे कि चंद्रमा के साथ भी शीतलन की क्रिया हुई होगी, लेकिन जो इसके हार्ड मटेरियल्स हैं, जिनका घनत्व, जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, ये चंद्रमा में नीचे बैठे होंगे और इनके नीचे बैठने से नीचे का पार्ट कुछ दर अधिक से सॉलिडिफाई या ठंडा हुआ होगा और ये ठंडे होने की क्रिया इस प्रकार से जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ी होगी, जिससे चंद्रमा की जो बाहरी सतह है, जो खुले वातावरण में थी, वो तो काफी तीव्र गति से ठंडी हुई और ऊपर की सतह जो है वो ठंडे होने के कारण कठोर हो गई। अंदर से भी जो है वो पदार्थ धीरे धीरे करके सेटल डाउन हुए, इस कारण बीच वाला पार्ट भी जल्दी ही ठंडा हुआ, पर इनके मध्य स्थित मैग्मा की लेयर समय के साथ श्रिंक होती गई।
एक ये चंद्रमा का मैग्मा का महासागर है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह महासागर बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब या तो ये परत श्रिंक हो रही है, ठोस हो रही है, या फिर बेसिकली वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई जो कोर वाला पार्ट है, इसके आसपास जो मोल्टन स्टेट है, जो मेंटल के आसपास की परतें हैं, ये परतें बेसिकली ठंडी होने के कारण सिकुड़ रही हैं। जो मैग्मा का एरिया, जो मैग्मा का पोर्शन बेसिकली चंद्रमा के अंदर उपस्थित है, यह ठंडा हो रहा है, जो कि सतह के नहीं, जो कि चंद्रमा के आंतरिक संरचना में उपस्थित है। दोनों ही स्थितियों में मान लेते हैं कि चंद्रमा अंदर से ठंडा हो रहा है, पर इस चंद्रमा के ठंडे होने से आकार कैसे संकुचित हो रहा है और कैसे चंद्रमा पर भूकंप आ रहे हैं, तो इस बात को आइए समझते हैं। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। आप इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा के एक स्थान विशेष में आपको बहुत सारे भ्रंश अर्थात बहुत सारी दरारें दिखाई देंगी। जरा नोटिस करें आप, तो आपको इस प्रकार से चंद्रमा पर बहुत सारे भ्रंश और बहुत सारे क्रेटर्स दिखाई देते हैं। आप क्रेटर कह लीजिए, आप गड्ढे कह लीजिए। ये गड्ढे या ये क्रेटर्स या ये दरारें अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो है चांद पर दाग के समान है। पर डियर, ये गाने में कही गई लाइन का वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है, जहां आप पाएंगे कि चंद्रमा में संकुचन की क्रिया का एक बहुत पुराना एविडेंस इस प्रकार की आकृतियों में, इस प्रकार की इमेजेस में देखने को मिलता है, जहां आप पाएंगे कि संकुचन की क्रिया से यहां थ्रस्ट का निर्माण हुआ है। अब अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी कभी पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर, यू आर सेइंग राइट, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन डियर, भ्रंश का निर्माण तो तब होता है जब दो परतें आपस में टूटती हैं, अलग होती हैं। संकुचन की क्रिया में तो सिकुड़ने पर परतें पास आएंगी। तो डियर, ध्यान से सुनिए, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसके टूटने का कारण ये संकुचन ही है, जिसे हम सामान्यतः रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। इसे चंद्रमा के लिए अक्सर फॉल्ट थ्रस्ट कहा जाता है। चंद्रमा में इस एरिया के बेसिकली सिकुड़ने के कारण, संकुचन के कारण, श्रिंकिंग के कारण मैसिव फॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। और यही फॉल्ट फॉर्मेशन आपको आज के समय चंद्रमा पर दाग के रूप में दिखाई दे रहा है। और यह आज से नहीं, यह बहुत पहले से है। लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि यह संकुचन नाम मात्र का नहीं है। चंद्रमा तेजी से सिकुड़ रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर्स की इस स्पान में, इस समय में चंद्रमा का आकार लगभग 150 फीट कम हुआ। अब प्रश्न यह है कि भाई, चंद्रमा पर यह जो फॉल्टिंग हुई, क्या इस फॉल्टिंग से चंद्रमा का आकार ही केवल कम हुआ या प्रभाव कोई और भी है? तो ध्यान से समझिएगा। अभी से कुछ समय पहले कई देशों के संयुक्त प्रयास से बेसिकली कुछ ऐसे वर्क करे गए जो अनुमान लगाना चाहते हैं, इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि चंद्रमा में बीते कुछ वर्षों में कितने भूकंप आए हैं और यह भूकंप की इंटेंसिटी क्या है। अर्थात केवल और केवल घटना इतनी सीमित नहीं है कि चंद्रमा पर भ्रंशन हो रहा है या चंद्रमा का आकार छोटा हो रहा है। चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि इसके कारण चंद्रमा पर जो मैसिव अर्थक्वेक आएंगे, जो कि बीते कुछ वर्षों में फील भी करे गए ऑब्जर्वेशन से, क्या इन अर्थक्वेक्स का, क्या इन भूकंपों का, अब यहां भूकंप में भू पृथ्वी को दर्शाता है, पर यहां अंग्रेजी का एक शब्द ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जिसे कहा जाता है मून क्विक। अर्थ क्विक की तरह मून क्विक बेसिकली दर्शाता है मून में आने वाले भूकंपों को, चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों को। यानी कि चंद्रमा का श्रिंकिंग, चंद्रमा का सिकुड़ना केवल आकार तक नहीं, चंद्रमा में होने वाली बड़ी हलचलों से भी संबंधित है। अब यह देखने और ऑब्जर्वेशन की बात होने वाली है कि इसका बेसिक प्रभाव पृथ्वी पर क्या होने वाला है। अब इस बात पर अनिश्चितता है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा पर, ये दोनों वाइसा वर्सा कंडीशंस हैं। आने वाले समय में मैसिव ऑब्जर्वेशन और बड़े स्तर पर इसकी रिसर्च की आवश्यकता है, जो कि शायद करीब ही जा रही है।
इसमें होने वाले किसी भी अपडेट से मैं आपको आवश्यक रूप से परिचित कराता रहूंगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही ध्यान दें, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका वैकल्पिक विषय आपने अभी तक चुना नहीं है, तो वेलकम, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। भूगोल वैकल्पिक एक ऐसा विषय जिसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है यूपीएससी के इवन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो भाई लगभग 30 से 35 प्रश्न डायरेक्टली अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाते हैं। कारण ज्योग्राफी ऑप्शनल अपने आप में ज्योग्राफी को कवर करता ही है, साथ ही एनवायरनमेंट का वो सेक्शन जो अदर स्टूडेंट्स के लिए खासा टफ होता है, आपके लिए दिस विल बी लाइक अ पीनट। आपके लिए बेहद आसान होगा क्योंकि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इतना ही नहीं, मैं जिस स्ट्रेटेजी से आपको इस पूरे बैच में डील करने वाला हूं भाई, आप आसानी से 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। याद रखिए, ये जो बैचेस हैं, ये बैचेस 5 जून से इनमें एडमिशंस बेसिकली क्लोज होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है इन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने का। याद रखें कि जब आप इन बैचेस से जुड़ें तो आपको जो कॉस्ट यहां दिखाई दे रहा है, अर्थात 15,999, ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगा भाई जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। इन कोर्सेस में ना केवल आपका ऑप्शनल, इवन आपका जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी का पोर्शन बाय डिफॉल्ट कवर होगा। उम्मीद करता हूं इन बैचेस का पार्ट आप जरूर बनेंगे। साथ ही अगर आप आईएएस की तैयारी संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, अर्थात अपने जीएस को और भी ज्यादा मेटल, हार्ड और ओशन क्लियर करना चाहते हैं, देन वेलकम इन द स्टडी IQ का P2I बैचेस। P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस। इन बैचेस में याद रखिएगा 10 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के साथ, अर्थात प्री क्वालिफाई होने पर स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा। 3R की लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी डेली सारा सिलेबस कवर होता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट इन बैचेस का पार्ट बनेंगे, बट पार्ट बनने से पूर्व इस बात को जान ले कि AK लाइव कोड के माध्यम से ही आपको यह कॉस्ट देखने को मिलेगा। मिनिमम कॉस्ट पे अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी चीजों की तैयारी एक स्थान पर उच्च गुणवत्ता के साथ होगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं उन सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं जिनका पहला अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल अटेम्प्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।